बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Dear students of class 5, 6 and 7, study work for day 8. Present continuous tense. In previous study work days, we learnt about present indefinite tense. Today, we are going to learn continuous tense. Present continuous tense. Dear students, tenses जिसका मतलब ज़माना होता है, इसको अमूमन आप ज़माना या ज़माने लिखते हैं। ये वो स्पेल होता है वक्त का कि जिसमें काम का करना या होना, किसी भी काम का करना या होना ज़ाहिर किया जाता है। तो प्रीवियस वर्क में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा, यानी फ़ेल, हाल, सादा, जिसमें माजी और मुस्तकबिल, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल किए गए। आज हम अपना कॉन्टिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल जारी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी तो क्या टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। अब इसका क्या मतलब है? यानी ऐसा काम जो ना तो माजी में हुआ हो ना मुस्तकबिल में, बल्कि ऐसा काम जो अभी हो रहा है, ठीक है, जारी है, ना वो ख़त्म हुआ है, ना वो पास्ट बन गया है, ना ही उसका ताल्लुक़ अभी फ्यूचर से है, वो काम अभी हो रहा है, जारी है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ हम इसकी तारीफ़ व पहचान, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना, करना या होना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए, उसे फ़ेल हाल जारी कहते हैं। और इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोबारा से पढ़ेंगे ताकि आपके जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। वो फ़ेल यानी वो टेंस जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए, उसे फ़ेल हाल जारी कहते हैं। उर्दू जुमलों के आखिर में अब ये मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जानना बेहद ज़रूरी है। हम एक रिव्यू साथ ले लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ वग़ैरह के अल्फाज आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये, जैसे खाया, पिया, सोया, गया। और प्रेजेंट जो फ्यूचर टेंस था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो था, उसकी निशानियाँ क्या थीं? गा, गे और गी। अब यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस आ रहा है, इसमें आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या निशानी है? रहा है, रही है, रहे हैं जैसे अल्फाज आते हैं। दोबारा से पढ़ेंगे। उर्दू जुमलों के आखिर में यानी आपकी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जुमला किस पे ख़त्म होगा? रहा है, रही है, रहे हैं जैसे अल्फाज आते हैं, ठीक है। अब रही हूँ भी इसी में आ जाएगा, जैसे आप कहते हैं ना, रही हूँ, ये सारे ये हूँ और रहा हूँ, ये भी सब जो रहा वाले जुमले हैं, ये सब कॉन्टिन्यूस में शामिल होते हैं।
तो रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, ये सब निशानियाँ हैं उर्दू जुमले के आखिर में। अगर ऐसे अल्फाज आएँ तो आप समझ जाइए कि इस टेंस का ताल्लुक़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से है। किस टेंस से है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से है। अब अंग्रेज़ी तर्जुमा करने का क्या तरीक़ाकार है? इस फ़ेल में, किस फ़ेल में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में 3 इमदादी अफ़आल यानी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से? इज़, एम, आर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल नहीं होते। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 2 इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर कौन सा टेंस हम पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस में 3 इमदादी अफ़आल इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? इज़, एम, आर। और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और कि आप कभी भी वर्ब की पहली फॉर्म के अलावा किसी दूसरी या तीसरी फॉर्म के साथ ING नहीं लगाएंगे। दूसरी बात कि हेल्पिंग वर्ब्स के बग़ैर आप ING का इस्तेमाल नहीं कर सकते वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। तो जहाँ आपने ING का इस्तेमाल करना है वहाँ हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, एम, आर। ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इज़ किसके साथ आना है, एम किसके साथ और आर किसके साथ लगाएंगे। लेकिन इन हेल्पिंग वर्ब्स के बग़ैर आप ING का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कॉन्टिन्यूस टेंस में आपके तीनों टेंसेस में यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ING का इजाफा किया जाएगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स ज़हन में रखिए, इज़, एम, आर। इंतहाई आसान, एक दफ़ा समझ लीजिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसके साथ अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किसके साथ किया जाएगा। तो सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब है मददगार फ़ेल जो है हमारा वो इज़ है। इज़ किसके साथ आएगा? सबसे पहले आपने इस तरह कॉलम बना लेने हैं ताकि आपके जहनों में रहे। जो मेरे से पहले टेंस मैंने पढ़ाए हुए हैं क्लास में वो जानते हैं तरीक़ाकार। इसी तरह आपने कॉपी पे भी किया हुआ है। इज़, एम, आर इस तरह आपने बना लेने हैं कॉलम। और फिर उसमें आपने क्या करना है? इज़ किसके साथ लगाएंगे? ही इज़, शी इज़, इट इज़। किसी का नाम, कोई भी नाम है, लड़के का है, लड़की का है, उसके साथ इज़। कोई परिंदा है, कोई जानवर है तो इज़ इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर नाउन्स, कोई भी वाहिद सीगे के लिए, वाहिद चीज़ों के लिए आप इज़ इस्तेमाल करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब। तो इज़ किसके साथ आएगा? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ। दूसरे नंबर पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है एम। कौन सा है? एम, एम। अब यहाँ मज़े की बात यह है कि एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। आई के अलावा कोई भी ऐसा प्रोनाउन नहीं है जिसके साथ हम एम इस्तेमाल करें। तो एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा। आई एम, आई एम, आई एम। तो यहाँ पर इज़ और एम को हमने समझ लिया। अब हम चलेंगे अपने तीसरे हेल्पिंग वर्ब की तरफ जो है आर। ए आर ई आर। जैसे कि नाम से जाहिर है कि आर का मतलब है हैं और हैं का मतलब
जहां आपके यू आर, वी आर, दे आर और प्लूरल नाउन्स के साथ जैसे बॉयज़, गर्ल्स, बर्ड्स, बुक्स, कॉपीज़, ठीक है। तो इस तरह आपने जहाँ भी इस्तेमाल करना है इसके साथ आपने यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर इस्तेमाल करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी फेल, हाल, जारी, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये मौजूदा ज़माना है, काम हो रहा है। जारी पाया जाए उसे फेल, हाल, जारी कहते हैं। ख़त्मा। उर्दू जुमलों के आखिर में ये निशानियाँ हैं, आपने मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जहन में हमेशा रखने हैं। आखिरी निशानी को जहन में बिठा लेना है, जब ही आप टेंसेस को समझ पाएंगे। उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ और रहा हूँ जैसे अल्फाज आते हैं। अंग्रेज़ी तर्जुमा करने का तरीका, इस फेल में 3 इमदादी अफ़आल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इस टेंस में 3 इमदादी अफ़आल इस्तेमाल होते हैं। 3 इमदादी अफ़आल इस्तेमाल होते हैं और इमदादी अफ़आल को हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। इज़, एम, आर इस्तेमाल होते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? इज़, एम, आर। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन्स के साथ इज़ और एम के साथ हमेशा आई और एम, आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होगा। आर किन के साथ इस्तेमाल होगा? यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ, यानी जमा जो हों उनके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपने फेल, हाल, जारी की पहचान कैसे करनी है, किस तरीके से मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको आने चाहिए और किस तरह आपने इसकी आखिरी निशानी को जहन में रखना है। तो ये आपका वर्क फॉर डे 8 ख़त्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी वर्क फॉर डे 9। In study work for day 8, we learn present continuous tense, इसकी तारीफ़ और पहचान, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जुमलों में क्या निशानियाँ वो हमने देखा। अब हम वर्क फॉर डे 9 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के मेथड ऑफ ट्रांसलेशन को समझेंगे। As you know, there are 4 kinds of sentences. Number 1, declarative. ये साथ साथ दोहराई आपके लिए बेहतर साबित होगी कि आप भी जब अपना काम रिवाइज़ करें तो पिछले तमाम अहम पॉइंट्स को बार बार आप दोहराएं। इससे आपके टेंसेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके जहन में बातें बैठ जाएंगी। तो कौन सी टाइप्स होती हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम तरीक़ाकार सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इन चारों जुमलों की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले जो बिल्कुल वाज़े और सादा होते हैं, उनकी ट्रांसलेशन का तरीक़ाकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है। फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट,
यानी फाइल, फिर हेल्पिंग वर्ब, H.V. stands for helping verb. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब with ing. F.V. stands for first form of verb with ing, then object, then full stop. तो किन चीज़ों से मिलकर हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप. तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. सब्जेक्ट है आई, मैं. जुमला क्या है? मैं खत लिख रहा हूँ. माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड और देखिए कि निशानी क्या है. रहा हूँ. जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि सेंटेंस की बनावट बदल जाएगी लेकिन आखिरी निशानी वही रहती है, जिससे हमें मालूम होता है कि ये कौन सा टेंस है. तो आखिरी निशानी को नहीं भूलना, आपने अपने जहन में बिठा लेना है. मैं खत लिख रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो क्या इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी? सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम. आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होता है और एम आई के अलावा किसी प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing. तो राइट के साथ जब ing लग गया तो राइटिंग बन गया. तो राइट का ई ख़त्म हो गया और ing लग गया. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात आपको बताती चलूँ जो अक्सर आप लोग गलती करते हैं, वो ये है कि राइटिंग उसमें सिर्फ सिंगल टी आता है, रिटन में डबल टी आता है. जब आप रिटन लिखेंगे यानी WRITTEN तो उसमें डबल टी इस्तेमाल करते हैं और राइटिंग लिखते वक्त WRITING सिंगल टी इस्तेमाल होता है. तो यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी था कि जो आपकी गलतियाँ हो चुकी हैं अब वो दोबारा ना हो. आई एम राइटिंग. राइटिंग कैसे आया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing लगाया और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लेटर और फिर फुल स्टॉप. आई एम राइटिंग आ लेटर, फुल स्टॉप. मैं खत लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग आ लेटर. अब आएंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रात, ऐसे फ़िक्रात जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है यानी नॉट लगाएंगे. तो वो कैसे तैयार करते हैं, उनकी बनावट का तरीक़ेकार क्या होता है, आइए सीखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, काम करने वाला. देन हेल्पिंग वर्ब, H.V. stands for हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ेल. सबसे पहले फ़ाइल, इमदादी फ़ेल, नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप. सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है एम और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद लगा देते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing राइटिंग. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लिखा क्या जा रहा है? ख़त लिखा जा रहा है. और फिर इसके आखिर में निशानी फुल स्टॉप, क्योंकि इससे ज़ाहिर हो रहा है कि हमारा जुमला मुकम्मल हो चुका है. उर्दू में क्या हो जाएगा? मैं ख़त
नहीं लिख रहा हूँ। I am not writing a letter. मैं खत नहीं लिख रहा हूँ। I am not writing a letter. डिक्लेरेटिव में क्या था? मैं खत लिख रहा हूँ। नेगेटिव में मैं खत नहीं लिख रहा हूँ। डिक्लेरेटिव में ट्रांसलेशन I am writing a letter. नेगेटिव में I am not writing a letter. तीसरे सेंटेंसेस की किस्म है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया फिक्रात। सवाल किया जा रहा है। सवाल क्या बन जाएगा? क्या मैं खत लिख रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। हमेशा की तरह आज भी यही कहूँगी कि माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ you will not put a question mark at the end of interrogative sentences, your sentence will be wrong. तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या आएगा? helping verb, then subject, then first form of verb with ing, then object, then question mark. तो हेल्पिंग वर्ब क्या चल रहा है हमारे एग्जाम्पल का? एम आई राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत लिख रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। एम आई राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। अब आएंगे नंबर 4 यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी सवालिया भी होगा और नहीं भी होगा, मनफी भी होगा और सवालिया भी होगा। तो क्या फॉर्मूला है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी जो भी सवालिया फिक्रात हों उसमें हम अंदर वाला हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल हो रहा है उसको उठाकर सबसे पहले इस्तेमाल में ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या चल रहा है? एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। एम आई not writing a letter? question mark. तो my dear students, continuous tense, present continuous tense, यानी खत का लिखना जारी दिखाया जा रहा है। और वो किस तरह कि मैं खत लिख रहा हूँ। I am writing a letter. मैं खत नहीं लिख रहा हूँ। I am not writing a letter. क्या मैं खत लिख रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। एम आई राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के चारों जुमलों में इसकी ट्रांसलेशन थी। अब हम इसी टेंस को अगर अपने बाकी टेंसेस को अपने जहन में दोहराएं, उसको रिवाइज करें तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा जुमला होता कि यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी थोड़ी सी। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको इस टेंस को रिवाइज भी करके दिखाऊं कि अगर माजी के साथ हम इसको मिलाएं तो क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं प्रेजेंट में इसको लूँ कि ये शॉर्ट में लिख दूँगी मैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट अगर होता तो क्या होता।
मैं खत लिखता हूँ। ये साथ साथ दोहराई टेंसेस के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप दोहराई नहीं करेंगे तो आपके टेंसेस कमज़ोर होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर होगा। तो सबसे पहला जुमला हमारा इंडेफिनिट टेंस का आ गया, मैं खत लिखता हूँ। दूसरा आ जाएगा पास्ट में, मैं ने खत लिखा। ठीक है, ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये निशानियाँ आपको मैंने सिखानी है कि हमने जो पीछे सीखा है वो अब हम रिवाइज करेंगे। पहले है मैं खत लिखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने खत लिखा, पास्ट इंडेफिनिट। तो फ्यूचर क्या होगा, मैं खत लिखूंगा। अब ये प्रेजेंट में था, ठीक है। अब हमने इसको कॉन्टिन्यूस में बनाना है, तो क्या हो जाएगा, मैं, ये कॉन्टिन्यूस है आपका, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ रहा है। मैं खत लिख रहा हूँ। अब ये जुमले जो हैं, मैं खत लिखता हूँ, इसको हम नहीं में करेंगे, मैं खत नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ये आपके नेगेटिव आ गया। मैंने खत लिखा, मैंने खत नहीं लिखा, ये पास्ट का आपका इंडेफिनिट आ गया। और फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या सीखा आपने, कि मैं खत नहीं लिखूंगा। और ये क्या है, मैं खत लिख रहा हूँ, मैं खत नहीं लिख रहा हूँ। ये जुमले आपके नेगेटिव में आ गए। अब आपने इनको कन्वर्ट करते चले जाना है। जैसे आपका पहला इंडेफिनिट का था, तो आपने इंडेफिनिट के पोर्शंस बना लेने हैं। सबसे पहले आई राइट आ लेटर। दूसरा क्या है, आई डू नॉट राइट आ लेटर। ये सब दोहराई है आपकी जो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या था, आई, यहाँ पर सवालिया आ जाएगा, डू आई राइट आ लेटर, क्या मैं खत लिखता हूँ। और डू आई नॉट राइट आ लेटर। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब इसी चीज़ को जब आप पास्ट इंडेफिनिट में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपने सीखना है। अभी ये रिवाइज करवाना है मैंने आपको साथ साथ। अब यहाँ पर आई राइट अ लेटर, यानी मैं खत लिखता हूँ, मैं खत नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्या मैं खत लिखता हूँ, डू आई राइट अ लेटर। क्या मैं खत नहीं लिखता हूँ, डू आई नॉट राइट अ लेटर। अब पास्ट में हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में जब हम करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या तरीक़ाकार होगा, आई रोट आ लेटर, मैंने खत लिखा, मैंने खत नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट आ लेटर, फुल स्टॉप। क्या मैंने खत लिखा, अब इसको पहले ले आएंगे, डिड आई राइट आ लेटर। ये सब रिवीजन है आपकी, ये सब आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दोहराई करवा रही हूँ, ठीक है। डिड आई राइट आ लेटर। और अब क्या मैंने खत नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट
a letter। ये दोहराई है और आपको बार बार करनी है। तो ये हो गया हमारा तो पिछली एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी थी इंडेफिनिट की वो। अब यहाँ पर हम फ्यूचर का करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट हमने क्या सीखा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, जो हम सीख चुके हैं। मैं खत लिखूंगा, आई, और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, शेल। आई शेल राइट आ लेटर। मैं खत लिखूंगा, मैं खत नहीं लिखूंगा, आई शेल नॉट राइट आ लेटर। मैं खत नहीं लिखूंगा। अब आएगा क्या मैं खत लिखूंगा, तो आपने विल या शेल को उठा के पहले ले आना है। शेल आई राइट आ लेटर, क्वेश्चन मार्क। और फिर क्या मैं खत नहीं लिखूंगा, शेल आई नॉट राइट आ लेटर। ये तो थी आपकी रिवीजन। आज जो हमने पढ़ा वो कॉन्टिन्यूस था, ठीक है, और उस कॉन्टिन्यूस के चारों सेंटेंसेस आपके सामने हैं। अभी क्योंकि हमने उसको कंप्लीट नहीं किया, उसके बाकी पास्ट और फ्यूचर को, तो यहाँ पर जो भी हमने सीखा वो हम अभी इसको दोबारा से लिख के देखेंगे ताकि हमारे जहनों में वो बैठ जाए। तो ये तो इंडेफिनिट टेंस था। कौन सा था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, और ये पास्ट है, और वो फ्यूचर है। तो आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, और आई शेल राइट अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई शेल नॉट राइट अ लेटर। डू आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। डिड आई राइट अ लेटर, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। डिड आई राइट अ लेटर, shall I write a letter, question mark। present indefinite, do I not write a letter, क्या मैं खत नहीं लिखता हूँ। पास्ट में क्या मैंने खत नहीं लिखा, did I not write a letter, और क्या मैं खत नहीं लिखूंगा, shall I not write a letter। तो यहाँ पर फ्यूचर में आपका ये कंप्लीट। अब कॉन्टिन्यूस क्या हमने सीखा, I am writing a letter, कि मैं एक खत लिख रहा हूँ। ये बहुत ही आसान टेंस है। I am not writing a letter, full stop। क्या मैं खत लिख रहा हूँ, am I writing a letter, question mark। और am I not writing a letter, question mark। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस जो अभी आपने सीखा ये उसकी प्रैक्टिस है, ये सब, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। बताने का मकसद ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो जहन से निकल जाएगा। एक जुमला लें कोई सा भी, उसको पहले इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसेस में, फिर पास्ट के चारों सेंटेंसेस में, फिर फ्यूचर के चारों सेंटेंसेस में, और फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के चारों सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें, ट्रांसलेशन करें उसकी। तो क्या हो गया, आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, और आई एम राइटिंग अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर,
I shall not write a letter और I am not writing a letter. फिर है do I write a letter, present indefinite. Past indefinite, did I write a letter. Future, shall I write a letter, और इन सब में क्वेश्चन मार्क. अब कॉन्टिन्यूस में am I writing a letter, क्वेश्चन मार्क. प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, do I not write a letter, क्वेश्चन मार्क. पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, did I not write a letter, क्वेश्चन मार्क. फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, shall I not write a letter, और इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, am I not writing a letter. ये वो तरीक़ाकार है जिससे आपके तमाम टेंसेस रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन भी हो जाएंगे, जिससे आपकी गलतियाँ कम से कम होंगी. और यहाँ पर टी है, मैं डंडा डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर आपने सीखा कि फ़ेल हाल जारी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, तारीफ़ व पहचान क्या है और इसकी आखिरी निशानी क्या है, इंग्लिश में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर किन किन के साथ इस्तेमाल होते हैं, चारों सेंटेंसेस यानी डेक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन का क्या तरीक़ाकार है. फिर हमने एक रिव्यू लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के तमाम सेंटेंसेस का, और उसको हमने मिलाया अपने आज के यानी वर्क फॉर डे 9 के मेथड ऑफ ट्रांसलेशन के साथ, जिसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के चारों सेंटेंसेस का तर्जुमा किया. तो मैं यहाँ पर इसलिए बार बार ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी एक जुमला ले लें और पहले उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसेस में और फिर पास्ट के चारों सेंटेंसेस में, फ्यूचर के चारों सेंटेंसेस में आप इसको ट्रांसलेट करें. उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के चारों सेंटेंसेस में इसको ट्रांसलेट करें. तो अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीख लिया. आपको अगर कोई बात समझ ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं. इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक कॉपी बनाइए ताकि रोज़ाना आप उस काम को देख सकें, दोहराई कर सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें. तो इस तरह वर्क फॉर डे 9 ख़त्म होता है. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, 6 and 7, study work for day 10. Today we are going to learn past continuous tense. Past continuous tense, फेल, माजी, जारी. My dear students, in study work for day 8 and 9 we learned present continuous tense. आज हम फेल, माजी, जारी सीखने जा रहे हैं. जिस तरह फेल, हाल, जारी में हमने सीखा कि किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए, यहाँ पर हमारी चेंजिंग क्या हो जाएगी, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में जारी पाया जाए. क्या पाया जाए? जारी पाया जाए, उसे फेल, माजी, जारी कहते हैं. क्या कहते हैं? फेल, माजी, जारी. यानी वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में जारी पाया जाए, इसे फेल, माजी, जारी कहते हैं. उर्दू जुमलों के आखिर में
रहा था, रही थी और रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये बात जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे कि जो मैंने ऊपर लिखा है वो आपके सामने आ जाए कि वो फ़ेल गुज़रे हुए जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में जारी पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? फ़ेल माजी जारी कहते हैं। अब आखिरी निशानी जिस तरह आपकी फ़ेल हाल जारी में रहा है, रही है और रहे हैं वग़ैरह थी, तो यहाँ पर चेंज क्या आ जाएगा? सिर्फ रहा था, रही थी और रहे थे जैसे अल्फाज आ जाएंगे। अंग्रेज़ी तर्जुमा बिल्कुल उसी सूरत में किया जाएगा जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इमदादी अफ़ाल का होगा। आइए देखते हैं अंग्रेज़ी तर्जुमा करने का तरीका। इस टेंस में, किस टेंस में? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दो इमदादी अफ़आल, प्रेजेंट में कितने थे? 3, यहाँ पर कितने हैं? 2। दो इमदादी अफ़आल यानी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? वॉज और वर। दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी वही चीज़ जो पहले हमने पढ़ी है यहाँ भी वही है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल लाजमी करना है। कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आईएनजी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल लाजमी करना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब्स का आ जाएगा। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? इज़, एम, आर, और पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? वॉज, वर। अब यूज़ ऑफ वॉज वर के वॉज किसके साथ लगाते हैं और वर किसके साथ लगाते हैं? तो यहाँ पर वॉज और वर के मैंने कॉलम बना दिए हैं कि वॉज किसके साथ आता है और वर किसके साथ आता है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। सिंगुलर नाउन यानी किसी का नाम, उसके साथ वॉज, और नाउन कोई भी हो, बर्ड हो, एनिमल हो, बुक हो, टेबल हो, कोई भी किसी भी चीज़ के सिंगुलर नाउन के साथ वॉज इस्तेमाल करते हैं। अब वर किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? यू वर, वी वर, दे वर, प्लूरल नाउन्स और नामों के साथ, ठीक है, जैसे बॉयज़ वर, गर्ल्स वर। तो इस तरह जमा के सीगों के साथ आपने वर इस्तेमाल करना है और सिंगुलर नाउन और इन प्रोनाउंस के साथ आपने वॉज इस्तेमाल करना है। तो इस टेंस में यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फ़ेल माजी जारी में क्या निशानी है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, और इससे कैसे पता चलेगा कि कोई जुमला फ़ेल माजी जारी का है? तो वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में जारी पाया जाए, उसे फ़ेल माजी जारी कहते हैं। उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं। अंग्रेज़ी तर्जुमा करने का क्या तरीका है कि इस टेंस में दो इमदादी अफ़ाल यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यानी वॉज वर के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। वॉज किसके साथ आता है? आई, ही,
शी, इट, सिंगुलर नाउन और नेम्स के साथ। और वर्ग किसके साथ आता है? यू, वी, दे, प्लूरल नाउन्स एंड नेम्स के साथ आता है। तो ये आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला था कि आपको कैसे पता चलेगा, किस तरह आप निशानदही करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का ये टेंस है। तो ये आपकी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन थी और इस तरह आपने सीखा आज वर्क फॉर डे 10 में। तो ये वर्क फॉर डे 10 एंड होता है। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, 6 and 7, study work for day 11. In study work for day 10, we learned past continuous tense यानी फेल, माजी, जारी। उसमें आपने तारीफ़ और पहचान सीखी और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन सीखे। अब इसमें आपने 2 हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करना है। 2 हेल्पिंग वर्ब्स, जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स थे, इसी तरह इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर थे और यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स आपको 2 मिलेंगे जो वॉज और वर हैं। तो यहाँ पर मेथड ऑफ ट्रांसलेशन, सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमने किस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन करनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, देन हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, F.V. stands for first form of verb with ing, then object, then full stop। तो मिसाल हमारी चल रही है, एग्जाम्पल जो हमारी चल रही है वो है मैं ख़त लिख, अब यहाँ क्या हो जाएगा? रहा था। मैं ख़त लिख रहा था। I was writing a letter। मैं ख़त लिख रहा था। I was writing a letter। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि ये मनफी फ़िक्रात होते हैं और इसमें नॉट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ क्या आ जाएगा? विद ing। ठीक है, विद ing और फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो क्या जुमला हो जाएगा? I was not writing a letter। मैं ख़त नहीं लिख रहा था। I was not writing a letter full stop। मैं ख़त नहीं लिख रहा था। अब तीसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात। तो फॉर्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले वॉज आई राइटिंग आ लेटर क्वेश्चन मार्क। क्या मैं ख़त लिख रहा था क्वेश्चन मार्क। वॉज आई
राइटिंग आ लेटर क्वेश्चन मार्क। क्या मैं ख़त लिख रहा था क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? सवालिया मनफी फ़िक्रात, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ेल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या जुमला हो जाएगा? क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा था क्वेश्चन मार्क। वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा था क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके मेथड ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे, यानी बिल्कुल वाज़े किसी काम के करने होने के मुताल्लिक जो जुमला बनाया जा रहा है उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे हर चीज़ हमारे सामने है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले जिनमें हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ख़त नहीं लिख रहा था, नहीं का इस्तेमाल किया, नॉट लगाया, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। क्या वाले जुमले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें क्या मैं ख़त लिख रहा था, तो आखिर में आप इसके क्वेश्चन मार्क लाजमी डालते हैं। वॉज आई राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह नंबर 4 पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्या भी है और नहीं भी है। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा था क्वेश्चन मार्क। वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। तो ये जुमले आपके सामने आपको बता रहे हैं कि चारों सेंटेंसेस में आपने किस तरह इसको कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपने किस तरीके से इसके हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखना है। तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? इज़, एम, आर। और पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? वॉज, वर। तो ये आपने जहन में रखना है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप जहन नशीन नहीं करेंगे तो आपके लिए इनको समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एक रिवाइज भी करवा देती हूँ आपको कि प्रेजेंट के हमने क्या सीखे और यहाँ पर हमने पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह से समझा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यहाँ पर आपके पास कौन कौन से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से थे? इज, एम और आर। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। और पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? वॉज और वर। ठीक है, ये वॉज और वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब हैं किसके? पास्ट कॉन्टिन्यूस के। HV स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं? इज, एम, आर। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं? वॉज, वर।
तो यहाँ पर आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि ये सारा हेल्पिंग वर्ब्स का खेल है। अगर आपने ये चीज़ अपने जहन में बिठा ली, और जो कि बहुत आसान है, तो बाकी आपकी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जिसमें आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक चीज़ जो कॉमन चली आ रही है और वो तीनों टेंसेस में रहेगी, वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल। और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपके जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है वो तीनों टेंसेस में ही चलेगा। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ सीख ली कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर हैं। तो इज़ किसके साथ आता है, एम किसके साथ और आर किसके साथ आता है, ये आप वीडियो में देख चुके हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा वॉज किसके साथ आना है और वर किसके साथ आना है, ये चीज़ें भी आपने जहन में रखनी हैं। अब मिसाल के तौर पर आपका एक सेंटेंस जो चलता आ रहा है, हम उसको चेंज कर देते हैं कि तुम स्कूल जा रहे हो। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। यू आर गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब इसी को आप अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम स्कूल जा रहे थे। यू के साथ वर इस्तेमाल होगा। हमेशा याद रखिए कि आपने सही रिलेटिव हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है प्रोनाउन के साथ। तो वर जो है उसके साथ आपने यू को इस्तेमाल कर देना है। तो यू वर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे। तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। वर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी हैं। खुद से ही जुमले लें और उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। कोई भी एक जुमला लेकर उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसेस में, फिर पास्ट इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसेस में, फ्यूचर इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसेस में, और फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के चारों सेंटेंसेस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के चारों सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपने एक जुमले के अंदर कितनी चीज़ें सीख ली। यानी सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जहन में बैठ गया, फॉर्मूला जहन में बैठ गया, कौन सी चीज़ किसके बाद आनी है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने हैं, आप अपने नोट्स के ज़रिए अपने जहन में बिठा सकते हैं। पॉइंट्स बनाकर बिठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये पॉइंट बनाएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि मैं आपको इस तरह के सवालात आपके MCQs में भी दे सकती हूँ, जो इंग्लिश बी का आपका पेपर होगा उसमें। तो आपने हर चीज़ को अपने जहन में बिठाना है और इस तरह के सवालात खुद से तैयार करने हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब विल या शैल इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सवालिया और मनफी फ़िक्रात बनाते वक्त
डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सवाल यानी जुमले बनाते वक्त हम डिड या डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस तरह के पॉइंट्स अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार जहन नशीन करेंगे, तो आपके टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब आ जाएं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जहन में रखना है, हेल्पिंग वर्ब्स को जहन में रखना है कि कॉन्टिन्यूस के प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, इज, एम, आर। और पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, वॉज और वर। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ दोहरानी हैं और किस तरह फॉर्मूले मैंने आपको बोर्ड पे सिखाए हैं कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आना है, सब्जेक्ट कहाँ आना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और बाकी चीज़ें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आगे पीछे करने से ही ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। तो सबसे मेन चीज़ें जो मैंने आपको शुरू से सिखाई हैं, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ आपका वर्क फॉर डे 11 का काम कंप्लीट होता है। आज हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के मेथड ऑफ ट्रांसलेशन को सीखा, रिवाइज किया, फेल माजी जारी को। तो यहाँ आपके वर्क फॉर डे 11 का काम ख़त्म होता है।